Hello, good morning everybody. Once again, I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग रेस्ट और मोशन टर्म समझे थे, पोजीशन समझे थे और पोजीशन को लोकेट करने के लिए रेफरेंस फ्रेम के कंसेप्ट को समझे थे। ओके, तो हम लोग आगे अब मोशन इन ए प्लेन, एक समतल में मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन सीखेंगे। हम लोग 2 दिशा में ही सारे कंसेप्ट को डेवलप करेंगे और इससे फायदा क्या होगा कि हम जब चाहें इससे 1 डायमेंशन भी आ सकते हैं और 3 डायमेंशन भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट आपको 1D हो, 2D हो या 3D हो, कंसेप्ट एक ही रहता है सारे टर्म्स का। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिछले क्लास में भी बताए थे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करते हैं। मेरा रेफरेंस फ्रेम बदल जाता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स सिर्फ बदल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग मोशन इन ए प्लेन में ही सारे कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। ओके, तो जब मोशन 2 दिशा में हो तो हमें 2 एक्सिस सेलेक्ट करना पड़ता है, आपको पहले से पता है। तो हम 2 एक्सिस पहले बनाएं और एक रेफरेंस फ्रेम बना लें। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हम 2 फ्रेम बना लिए, ओरिजिन बना लिए। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो किसी न किसी रास्ते पे चल रहा होगा। ठीक है, तो हम एक रास्ता बना लें। मान लीजिए एक टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का रास्ता है, इस रास्ते पे वो पार्टिकल चल रहा है, तो इसका नाम हम लोग देंगे पाथ। ओके, तो सबसे पहला काम यही है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो किसी न किसी रास्ते पे चलेगा, उसका नाम देंगे पाथ। द लाइन अलोंग विच ए पार्टिकल ट्रेवल्स, और उसे डिफाइन करेंगे वैसा लाइन जिस लाइन के अलोंग कोई भी पार्टिकल ट्रेवल करता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहला काम कर लिए, हम लोग पाथ बना लिए। अब पाथ पे देखिए, अब जो रास्ता बनाए हैं आप, उस पे पार्टिकल कहीं ना कहीं होगा। तो मान लेते हैं एट टाइम t1, इस समय आप घड़ी देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 10 बजे, तो टाइम हो गया t1 10 बजे। 10 बजे पार्टिकल ए पॉइंट पे है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन देखने के लिए इसको हम ओरिजिन से जोड़ेंगे और जो हमें वेक्टर मिला, सपोज द वेक्टर यू गॉट इज r1, आपको r1 वेक्टर मिला, तो ये शुरू का इसका पोजीशन बता दिया कि पार्टिकल t1 समय में, मतलब 10 बजे, ये इस जगह पे है। अब कुछ देर के बाद अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेवल करते हुए कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। तो मान लीजिए एट टाइम t2, सपोज 10:30 बजे, 10:30 बजे वो बी पॉइंट पे पहुंचा। ओके, तो बी पॉइंट पे पहुंचा। अब इसका पोजीशन क्या है? तो अब बी पॉइंट को हम ओरिजिन से जोड़ेंगे, ओरिजिन से जोड़ के हम इसके नए पोजीशन को देखेंगे, तो यू विल गेट अनदर पोजीशन, तो दैट इज r2 वेक्टर। ये नया पोजीशन मिल गया। तो इनिशियल पोजीशन हो गया r1 वेक्टर और फाइनल पोजीशन हो गया r2 वेक्टर। तो क्या दोनों वेक्टर एक है? तो आप पढ़े होंगे कंसेप्ट इक्वल वेक्टर का। तो देखिए दोनों वेक्टर अलग अलग है, इसका मतलब पोजीशन बदल रहा है। ठीक है, r1 वेक्टर की लंबाई कम है, r2 वेक्टर की लंबाई ज़्यादा है, मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है और डायरेक्शन भी दोनों का अलग अलग है। इट मीन्स r1 वेक्टर और r2 दो अलग अलग वेक्टर है, मतलब पोजीशन बदल रहा है। ओके, तो पोजीशन बदल रहा है, इट मीन्स दैट पार्टिकल इज इन मोशन। तो अब पोजीशन में कितना चेंज आया ये देखेंगे। तो पोजीशन में हम चेंज कैसे निकालेंगे? तो पोजीशन में चेंज कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज में चेंज हम कैसे निकालते हैं? तो चेंज निकालने के लिए फाइनल स्थिति में से इनिशियल स्थिति को घटाते हैं, तभी परिवर्तन नजर आएगा। तो देखिए, चेंज इन पोजीशन मीन्स व्हाट? तो इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को घटा लेंगे तो मिल जाएगा। तो फाइनल पोजीशन है r2 वेक्टर, इनिशियल पोजीशन है r1 वेक्टर, तो r2 में से r1 घटा लिए तो हमें चेंज इन पोजीशन मिल गया। मान लीजिए इसे हम लिखते हैं डेल्टा r वेक्टर। ओके, तो अब r1 को इस साइड ले आइए, तो क्या हुआ? r1 में डेल्टा r हम जोड़ते हैं अगर,
तो हमें R2 वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो R1 में डेल्टा R जोड़ेंगे तो R2 मिलेगा। तो अब इसे फिगर में हम देखें कि कैसे R1 में R2 जोड़ने से R1 में डेल्टा R जोड़ने से आपको R2 मिलता है। तो देखिए ये है R1 वेक्टर, ओके, और इसमें आपको जोड़ना है डेल्टा R, इस तरह का वेक्टर जोड़ना है कि आपको रिजल्ट मिले R2 वेक्टर, ओके, रिजल्ट ये मिलना चाहिए। तो अब इसमें क्या जोड़ेंगे, तो अब अगर A से हम B को ज्वाइन कर दें, अगर हम इस वेक्टर को जोड़ दें तो आप ट्रायंगल ऑफ पढ़े होंगे, पहले एक को ड्रॉ किए, इसके हेड से हम दूसरे को ड्रॉ किए, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाते हैं तो हमें रिजल्टेंट मिल जाता है। तो R2 के लिए आपको A से B तक के वेक्टर को ऐड करना होगा, तो यही वेक्टर हो गया डेल्टा R। ये चेंज इन पोजीशन को बता रहा है, ओके। डेल्टा R वेक्टर हो गया A to B, ओके, ये आप समझ चुके हैं। तो नाउ इट इज योर चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में इतना चेंज आ गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़े, टाइम में क्या चेंज आया, तो शुरू का टाइम क्या है, तो शुरू का टाइम है T1, इनिशियल टाइम है T1 आप 10 बजे माने थे। फाइनल टाइम क्या है T2, तो कितना समय लगा। अब इसे आप तीन तरह से बोले, या तो टाइम इंटरवल बोले कितने देर का अंतराल है, या टोटल टाइम टेकन बोले कितना समय लगा, या टोटल टाइम इलैप्स्ड बोले कितना समय व्यतीत हुआ। तो ये कैसे निकालेंगे, तो फिर वही काम, कोई भी चेंज हम कैसे निकालते हैं, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हम T2 में से T1 को घटा लें और इसको मान लें हम डेल्टा T लिखे, मतलब T1 में से T2 घटा इसको इस साइड ले आए तो T1 में डेल्टा T जोड़ेंगे तो T2 आपको मिल जाना चाहिए। तो T2 है 10.5, T1 है 10, तो 10.5 में से 10 हम घटा लेंगे, मतलब हमें डेल्टा T मिल गया हाफ एन आवर का, आधे घंटे का इंटरवल मिल चुका है, ठीक है। तो आप पोजीशन में चेंज और टाइम में कितना चेंज हुआ है ये आप देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो चीज को डिफाइन करते हैं। दो चीज में हम अंतर देखेंगे, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इन दो टर्म को एक साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो आप एक बार फिर से फिगर को ध्यान देके देखिए। फिगर में क्या है कि पार्टिकल चला कहाँ से, तो A पॉइंट से चला है और पहुंचा है कहाँ, तो पहुंचा है B पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ तक ये चला है, ठीक है, A से चला और B पे पहुंचा। तो ये जो रास्ता ट्रेवल किया है इस रास्ते की लंबाई आप नाप लीजिए, यहाँ से फीता रखें और हम जैसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वो ट्रेवल किया है उसको नाप ले और मान लें इसको लिखते हैं डेल्टा S, ओके। तो नाउ ये डेल्टा S क्या है, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, रास्ते की वैसी लंबाई जो पार्टिकल ट्रेवल करता है, ओके। ये डेल्टा S अलग है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन अलग टर्म था, डेल्टा R ये अलग है। ये A से B को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है दैट इज योर डेल्टा R, ये चेंज इन पोजीशन को बता रहा है। और ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो ये डेल्टा S है, तय की गई दूरी है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस को समझेंगे। फिगर देख लिए, डेल्टा S क्या है और डेल्टा R क्या है। अब दोनों में डिफरेंस हम देखें, ओके। तो अब जो टर्म है वो हम अंतर देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, रास्ते की वैसी लंबाई, एक्चुअल लंबाई जो पार्टिकल ट्रेवल करता है, इसको हम लोग डेल्टा S से लिख रहे हैं। दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में क्या चेंज आया दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको आप डेल्टा R से लिख रहे हैं। तो डेल्टा R एक्चुअली क्या है, तो इसको आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। A से चला था और B पहुंचा था, तो A और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए A और B को आपको ज्वाइन करना होगा एक स्ट्रेट लाइन से।
आप किसी भी दूसरे रास्ते से ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो दैट विल नॉट बी शॉर्टेस्ट, वो सबसे छोटा रास्ता नहीं होगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन को से अगर हम जोड़ दें, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो आप दो में अंतर समझ गए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, और ये है चेंज इन पोजीशन। अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर है, इसमें दिशा भी होगी, और दिशा किधर है, तो फ्रॉम ए टू बी मीन्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर ही इसकी दिशा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट दोनों एक तरह की लंबाई है, ए से बी तक के बीच की दूरी है, तो दोनों का एक्चुअली दोनों टर्म लेंथ ही है, तो यूनिट इसका भी मीटर होगा और इसका भी मीटर होगा। ठीक है, यूनिट में कोई अंतर नहीं है, डायमेंशन भी सेम होगा, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, m0 l t0 और इसका भी m0 l t0, तो डायमेंशन सेम है। ओके, अब देखिए, अब क्या है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और निगेटिव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव। डिस्टेंस ट्रेवल ना तो कभी जीरो होगा, अगर जीरो है इसका मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा है, आप पहले मान रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग, तो डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, जीरो नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा, निगेटिव दूरी तय करने का फिजिक्स में कोई मीनिंग नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रेवल ना तो जीरो होगा ना ही निगेटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, जीरो भी होगा, जीरो कब होगा, तो आप जहां से इनिशियल से चले हैं जिस पोजीशन से, अगर लौट के आप फिर वहीं पे पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव होगा जब, क्योंकि ये वेक्टर है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे हम लोग तो वहां निगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल आप देखे हैं कि जो तय की गई दूरी डेल्टा एस है वो बड़ा है और डेल्टा आर छोटा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये बराबर भी हो सकता है, बराबर कब होगा, तो बराबर तब होगा जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चले, ठीक है, एक सीधी रेखा में चले और कभी लौटे नहीं, वापस नहीं आए, सीधा ही चलता जाए, क्योंकि अगर वापस लौटता है तो फिर तय की गई दूरी ज़्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए हम ए से बी तक चलते हैं और बी से वापस सी तक चले आते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, आप इतनी दूरी तय किए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक ही होगा, तो ए सी डिस्प्लेसमेंट ए सी हो गया। इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ओके, बराबर तभी होगा जब पार्टिकल सेम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करे और कभी अपनी दिशा को उल्टे नहीं, नेवर रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। तो ये बराबर एक ही कंडीशन में है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और दिशा अगर उलटता नहीं है, वापस नहीं लौटता है, तब ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए, कभी भी दो पॉइंट्स के बीच अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए सिंगल वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, लेकिन तय की गई दूरी जो है डिस्टेंस, ये डिपेंड करेगा आपका रास्ता कैसा है, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू आपको मिलेगा।
अब देखिए, फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो धीरे धीरे तय की गई दूरी हमेशा बढ़ती ही जाएगी। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, ये घटेगा नहीं समय के साथ साथ। वो थोड़ा ही मूव करे, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर ही चले, लेकिन अगर वो चल रहा है तो तय की गई दूरी हमेशा बढ़ते जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर कम रहा है इसका मतलब पार्टिकल है सो अपने इनिशियल पोजीशन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। यहीं पे देख लीजिए कि हम एक पार्टिकल या पॉइंट मास के बारे में समझ लें कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे हमेशा हम पार्टिकल टर्म को यूज करते हैं। पार्टिकल है या इसे पॉइंट मास कहें या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहें। अब मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट ऐसा है M1 M2 कि इनका जो साइज है और इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो अगर इनका साइज बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा हो, ठीक है, तो इसे हम लोग पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप। पॉइंट मास का मतलब क्या हुआ, नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा मास जो एक बिल्कुल पॉइंट की तरह हो, हम उसके साइज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो वैसा हम दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच की दूरी वो ज़्यादा बड़ा हो उसके साइज की तुलना में, तो उन दोनों ही बॉडी को हम लोग पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जो मोशन स्टडी कर रहे हैं वहाँ ऑब्जेक्ट के साइज को नहीं ध्यान देते हैं, हम उसके सिर्फ मोशन पे ध्यान देते हैं, इसलिए सारे बॉडी को हम लोग पॉइंट बॉडी लेके काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख के भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। मान लीजिए O पॉइंट से, पहला एग्जाम्पल, हम O पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं और वो A पॉइंट तक जाता है, ठीक है। तो A पे गया और वापस वो चला आया O पॉइंट पे, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो मान लीजिए ऊपर गया h हाइट, तो h ऊपर गया h नीचे आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 2h और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। 0 इसलिए कि इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, ओके। अब एक हम सर्किल बनाते हैं। मान लीजिए एक सर्किल बनाए, इस सर्किल का रेडियस सेंटर हो गया और रेडियस है r। अब A पॉइंट से चलना शुरू किया पार्टिकल और A से चल के ठीक ऊपर के पॉइंट B तक ये पहुंच रहा है, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा πr/2। कैसे हो गया, तो देखिए ये टोटल 4 हिस्से में आप सरकमफ्रेंस को बांट सकते हैं, ठीक है। ये टोटल है 2πr। सरकमफ्रेंस आप जानते हैं 2πr इसका टोटल सरकमफ्रेंस हो गया और आप इसका 1/4 हिस्सा ले रहे हैं, तो इसमें 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये πr/2 हो जाएगा, ओके। ये πr/2 हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया πr/2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको ये दूरी निकालनी है r की लंबाई, ओके, क्योंकि ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड है। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। तो अब A से B तक जोड़ दिए स्ट्रेट लाइन से, इसकी दूरी निकालेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये दूरी क्या होगा, तो ये r है और ये भी r है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस r², तो 2r² और निकालेंगे तो √2r आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को हम और भी देख सकते हैं। अगर हम A से B तक चलते हैं, लेकिन अब A से चलना शुरू किए और B आपका ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो अब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल अब 2πr का हाफ हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल πr हो गया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेज डिस्टेंस देखेंगे तो दैट विल बी योर 2r, ओके। अगर हम A से फिर चले और वापस B तक पहुँच रहे हैं, B अब यहाँ है, तो अब क्या होगा, तो अब आपको क्या करना होगा, तो देखे थे आपका एक हिस्सा था πr/2, ठीक है।
अब 4 क्वार्टर में बांटे थे तो एक हिस्सा था पाई आर बाई 2, अब 3 हिस्सा ले रहे हैं तो 3 पाई आर बाई 2, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट फिर ए से बी तक हम ज्वाइन करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये फिर आर है आपका, ये भी आर है, तो ये फिर √2r आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट फिर √2r आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर अगले केस में कि हम ए से चलना शुरू किए हैं और घूम के फिर वापस ए पे ही चले आ रहे हैं, तो ए पे चले आएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब मान लेते हैं कि ए से चलना शुरू किया और एक चक्कर वो पूरा लगा लिया और लगाने के बाद तब जाके फिर बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो आप देखिए तय की गई दूरी क्या होगी, तो एक सरकमफ्रेंस तो कंप्लीट किया और फिर इसमें 1 क्वार्टर 1/4 और ट्रेवल कर रहा है, तो 2 पाई आर में हम लोग को पाई आर बाई 2 और जोड़ना होगा, या यूं कहे कि 4 हिस्से में हम ब्रेक किए थे तो हम 5 हिस्सा वैसा चल रहे हैं। एक हिस्सा पाई आर बाई 2 था तो 5 से गुना कर लें तो 5 पाई आर बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी उतना ही रहेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस ये √r² प्लस r², तो √2r ही होगा। ओके, तो आप अलग अलग केस में डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट को निकाल के भी सीख लिए हैं। तो ये आपका एक चीज़ और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी देख लें हम लोग। एक एग्जांपल, मान लीजिए हम O पॉइंट पे अपना ओरिजिन सेलेक्ट कर रहे हैं और ऊपर की ओर चलते हैं H हाइट A पॉइंट और फिर यहाँ से लौट आते हैं और नीचे चले आते हैं BH हाइट B पॉइंट पे, तो अब देखिए अब डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, तो तय की गई दूरी आप H ऊपर गए फिर H नीचे आए 2H और फिर H नीचे गए तो 3H, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 3H। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर के दिशा को अगर हम प्लस ले, नीचे के डायरेक्शन को माइनस ले, तो ये -H डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ से आप ये भी समझ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में निगेटिव होगा। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज आप 2 टर्म समझे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर 2 टर्म में कंपैरिजन करके देखेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।